नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ और झारखंड दो ऐसे राज्य हैं देश के जहां जादू टोने का आरोप लगाकर लोगों के साथ हिंसा करना, महिलाओं को मारना ऐसा कई बार होता है। ऐसा कम होता है कि ऐसा आरोप लगाकर पूरे के पूरे परिवार को मार डाला जाए। कल छत्तीसगढ़ में ऐसा ही हुआ। राजधानी से लगे हुए बलौदाबाजार जिले में एक परिवार ने पास के दूसरे परिवार पर यह तोहमत लगाई कि उस परिवार की महिला जादू टोना करके इस पहले परिवार की बच्ची को ठीक नहीं होने दे रही। वो लगातार बीमार रहती थी, इलाज के बाद भी ठीक नहीं होती थी। उन लोगों का अंदाज था कि पास का एक परिवार है जिसकी महिला, उसकी दोनों बेटियां ये सब जादू टोना करती हैं। छत्तीसगढ़ में ये अंधविश्वास बहुत चलन में है। कई लोग जादू टोना करके, काला जादू करके और कुछ करके इलाज भी करते हैं, लोगों का दावा करते हैं ऐसा। और कई लोग हिंसा करते हैं जब उनको शक होता है कि फलाने ने जादू टोना कर दिया है, तो हिंसा की घटनाएं भी होती हैं। किसी को, महिला को टोने ही कर कहकर मारना, ये कई घटनाओं में ये सामने आया है। लेकिन आदमी को जादूगर कहना या काला जादू करने वाला कहना या टोनहा जैसा कोई शब्द भी प्रचलन में नहीं है। ये महिलाएं ही हैं जिनके ऊपर ये निशाना लगाया जाता है। तो बलौदाबाजार के पास के एक गांव में हुआ ये कल कि जिस परिवार को शक था कि पास की, उसी मोहल्ले की पास की किसी दूसरे परिवार की महिलाएं जो हैं उन्होंने जादू किया है, उसके कारण उनकी बच्ची ठीक नहीं हो पा रही है, वो जाकर वहां झगड़ा करके आए उनके घर में। उसके बाद घंटे भर बाद जाकर उन्होंने वहां कत्लेआम मचाया, ऐसा पुलिस का भी अंदाज है। इस पहले परिवार के बाप और दो बेटों को पकड़ लिया गया है। जो परिवार जिसके ऊपर वार हुआ है, वहां से 4 लाशें मिली हैं। उस परिवार की 2 बेटियों की, एक बेटे की और 1 साल 6 महीने के छोटे से बच्चे की लाश भी मिली है। और जिस परिवार की बुजुर्ग महिला के ऊपर आरोप था कि वो भी जादू टोना करती है, वो इलाज कराने के लिए अस्पताल गई हुई थी। अब आप देखिए त्रासदी कैसी है। जिसको जादू टोना करने वाली माना जा रहा है, वो अस्पताल गई हुई थी अपना इलाज कराने के लिए और इसलिए बच गई। परिवार पर हमला हुआ, 4 लोग मार डाले गए। बात की बात में बड़ा खूनी मंजर है, मैं उसको बहुत ज़्यादा बखान करना नहीं चाहता। कुल्हाड़े वगैरह से कोई कैसे मार सकते हैं 3 लोग जाकर, एक तो छोटे बच्चे को और 2 महिलाएं, एक आदमी, इनको कैसे मार सकते हैं 3 कुल्हाड़े वाले, आप अंदाज लगा लीजिए। लेकिन जो परिवार की बुजुर्ग महिला थी, इन तीनों की जो माँ थी, वो अपना इलाज कराने बाहर गई हुई थी। और ये जो परिवार जिसके ऊपर शक है कि उसने मार डाला है, उसके 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो भी अपनी बच्ची का कहीं इलाज करा रहा था, इलाज करा रहे हैं। वो भी इलाज करा रहे हैं, जिसके ऊपर टोनी होने का आरोप है, शक है, वो भी इलाज करा रही है। भरोसा नहीं बैठ रहा है किसी का, खासकर जो बच्ची बीमार चल रही है उसके परिवार का भरोसा नहीं बैठ रहा है। उनको लग रहा है कि इलाज तो हो रहा है, लेकिन जादू टोने की वजह से उनकी बच्ची ठीक नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ में जगह जगह ऐसा होता है, तरह तरह के अंधविश्वास हैं लोगों के बीच में। मुझको ध्यान पड़ रहा है कि मैंने अखबार नवीसी जब शुरू की थी 1976 में, आपको भी लगेगा कि मैं बार बार किस्से कहानी पे चले जाता हूँ, लेकिन इससे जुड़ी हुई घटना है। उसके तुरंत बाद 2 साल के भीतर रायपुर के जेल में एक कैदी को फांसी होने वाली थी, बैजू नाम था उसका। तो मैं जेल सुपरिटेंडेंट से मेरी दोस्ती थी, इस नाते मैं वहां जाके उसकी कोठरी में बैठकर घंटों बात करता था। फिर राष्ट्रपति से उसकी मर्सी अपील, दया याचिका खारिज होकर आ गई और जेल सुपरिटेंडेंट के हाथ में था उसको 7 दिन के भीतर कभी भी फांसी देना। उसका मामला यही था, उसके ऊपर ये आरोप था कि वो जादू टोना करता था और उसने एक परिवार के 4 लोगों को मार डाला था, जादू से नहीं,
नदी के किनारे ले जाके एक एक करके 4 लोगों को मार डाला था। उस पर भी यही तोहमत थी कि वो जादू टोना करने वाला था। हालांकि मैं जब उससे जेल में मिलता था तो वो यही कहता था कि उसकी बीवी का किसी से कोई चक्कर था और उन लोगों ने मिलकर इस आदमी को फंसा दिया और एक परिवार के लोगों को ले जाकर नदी के किनारे मारा। उन लोगों ने नाम इसका ले लिया। तो ऐसे एक आदमी से मेरी लगातार मुलाकात होती थी और किसी तरह से मैंने कोशिश करके उसकी फांसी देखी थी और उसकी रिपोर्टिंग भी की थी। बैजू नाम था उसका। 4 लोगों के कत्ल का उसके ऊपर आरोप लगा हुआ था। ऊपर तक की अदालतों से सजा हुई, हर जगह दया याचिका खारिज हुई और आखिर में उसको फांसी हुई थी। ये बात है 1978 की। मैंने 2 साल ही रिपोर्टिंग की थी उस समय और उस समय ये रिपोर्ट मुझसे हो गई थी। तब से लेकर अब तक कुछ ज़्यादा हालत बदली नहीं है। 4 कत्ल उसने किए थे, ऐसा उसके ऊपर आरोप था, सजा हुई थी। 4 कत्ल इस परिवार ने, बाप बेटों ने जाके पास के एक परिवार के कर डाले हैं। वहाँ जाके झगड़ा भी करके आए थे। उनको मालूम है कि फंस सकते हैं, लेकिन अपने परिवार की बीमार बच्ची का इलाज कराने के बजाय अब परिवार के 3 लोग जेल चले गए हैं, हत्या के मामले में चले गए हैं, कैद रहेंगे बरसों तक। और अभी वो बुजुर्ग महिला पड़ोस की बाकी है, जिंदा है, वो अस्पताल गई थी। तो जल्दी इनकी जमानत भी नहीं होने वाली है जिनके ऊपर हत्या की तोहमत है, क्योंकि एक खतरा रहता है कि ये निकलेंगे तो उस महिला को भी मार डालेंगे, तो जमानत भी जल्दी नहीं होगी। अपनी बच्ची का इलाज कराने के बजाय उन्होंने टोनही होने के शक में, जादू टोने के शक में पास के एक परिवार के 4 लोगों को मार डाला। अंधविश्वास इतना भयानक है छत्तीसगढ़ में। ऐसी घटनाएं झारखंड से भी आती हैं बीच बीच में। छत्तीसगढ़ का मुझको याद है कि हेलेन मैकडोनाल्ड नाम की एक लंदन की रिसर्च छात्रा थी। वो पीएचडी की रिसर्च कर रही थी और छत्तीसगढ़ में आके उसने इसी मुद्दे पर काम किया था। शायद 2 साल या 20 महीने तक रहकर गांव-गांव जाकर जो टोनही कहा जाता है महिलाओं को, उनके ऊपर रिसर्च किया था। पीएचडी हासिल है उसको। बाद में अभी वो दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, आती हैं कभी कभी यहाँ बीच में छत्तीसगढ़। तो ऐसी एक पीएचडी भी हुई है, और भी हुई होगी पीएचडी, ज़्यादा मुझको नहीं मालूम है। हेलेन से मेरी मुलाकात रायपुर में भी हुई थी। मैं लंदन गया था तो वहाँ से भी उन्होंने, यहाँ जिस परिवार के साथ वो रही थी, यहाँ के नवभारत अखबार में काम करते करते रिटायर होने वाली पत्रकार आशा शुक्ला, उनके घर पे रहती थी हेलेन। तो वहाँ लंदन से उन्होंने मेरे हाथ से कुछ चॉकलेट वगैरह भी भेजी थी आशा शुक्ला उनके बच्चों के लिए। तो उनसे भी मेरी बात, ये टोनी का आरोप और कैसा होता है इसके बारे में उनसे भी मेरी बात हुई थी। आपने डॉक्टर दिनेश मिश्रा, जो कि अंधश्रद्धा निवारण उन्मूलन का अभियान चलाते हैं छत्तीसगढ़ में, कुछ बाहर के लोग भी बुलाते हैं उनको व्याख्यान देने के लिए। बहुत समर्पित व्यक्ति हैं, आँखों के डॉक्टर हैं। अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के लोगों की अंधश्रद्धा, अंधविश्वास को खत्म करने के लिए जगह जगह जाते हैं, गांव-गांव जाके वो भाषण देते हैं। खतरा भी रहता है, क्योंकि अंधश्रद्धा में कई बार वो कई तरह के बाबा, पादरी, चंगाई सभा वाले, ऐसे कई लोगों के बारे में वहाँ जाकर पाखंड उनका उजागर करते हैं, खतरा भी झेलते हैं वो। मुझको कई अलग अलग लोगों से ये पता लगा है कि गाँवों में जिसको टोनही कहकर मारा जाता है, वो आमतौर पे महिलाएं रहती है। उनमें बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनमें वो महिला अकेली रह जाती है, या तो उसकी शादी नहीं हुई है, या तलाकशुदा है, या विधवा हो गई है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, विधवा शब्द का, लेकिन पति खो चुकी है। ऐसी महिलाओं के ऊपर आमतौर पर ऐसे आरोप लगते हैं कि टोनही है, जादू करती है। इसके पीछे मुझको 2 वजह पता लगी है। ऐसी महिलाओं के पास जो ज़मीन है, खेत है, मकान है, उसके ऊपर लोगों की नज़र रहती है कि इन महिलाओं को किसी तरह से पिटवाया जाए, गांव छोड़ के चले जाएं, उनको मारा जाए, मर जाए, जेल चली जाए, तो उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, खेत पे कब्जा कर लेंगे। ये एक नीयत रहती है।
दूसरी नीयत ये रहती है कि ऐसी अकेली रह चुकी महिला या अकेली रह रही महिला का देह शोषण किया जाए, जो कि आम सामाजिक समस्या है। अकेली महिला के पीछे लगते हुए लोगों को लगता है उसको तो ज़रूरत होगी, वो क्यों मना करेगी। लोग मान कर चलते हैं कि अकेली महिला रहने का मतलब ये है कि वो तमाम लोगों के लिए उपलब्ध है। ये आम नज़रिया है समाज का अकेली महिला के लिए कि उसकी भी तो ज़रूरत होगी, तो लोग मानो ज़रूरत सप्लाई करने का एक एजेंसी खोल लिए हैं, ऐसे चले जाते हैं। तो इस तरह से महिलाओं के खिलाफ जो शोषण होता है, जो उन पर हिंसक हमले होते हैं, उनको टोनही करके, जादू टोना का आरोप लगाकर, उसके पीछे कई तरह की वजहें रहती हैं। तो इन वजहों को अगर हम छोड़ भी दें तो एक बड़ी वजह यह है कि छत्तीसगढ़ के लोगों का, यहाँ की आबादी के एक बड़े हिस्से का अभी भी जादू टोने पर भरोसा है। अभी भी किसी के परिवार में कोई अगर मानसिक रूप से परेशान है, थोड़े से विचलित हैं, थोड़ा अवसाद में है, डिप्रेशन में है, या कुछ उनका मानसिक रोग थोड़ा अधिक गंभीर हो गया है, तो आप देखेंगे लोग डॉक्टरों के पास बाद में लेके जाएंगे। पहले वो लेके जाते हैं किसी बैगा गुनिया के पास, कहीं किसी जगह मत्था टेकने के लिए मजार दरगाह ले जाएंगे, मंदिर ले जाएंगे, कहीं देवी आती है किसी के ऊपर, वहाँ ले जाएंगे, कोई मंत्र फूंकते हैं, कोई धागा बांधते हैं, कोई कुछ करते हैं, वहाँ ले जाएंगे। ये पूरा अंधविश्वास का सिलसिला रहता है। और समाज जब अंधविश्वास में डूबा रहता है तो उसके लिए ये मानना बड़ा आसान रहता है कि फला औरत जादू करती है। उसको देख लेंगे कि वो जाकर किसी पेड़ के नीचे कुछ पूजा कर रही थी, अब उसके बाद लोग किस्सा कहानी बनाने लगेंगे। मैंने तो रात को 12 बजे भी अमावस को उसको अकेले देखा हुआ है। तो एक अकेली महिला के खिलाफ तरह तरह की साजिश करके तरह तरह की अफवाहें फैलाना बड़ा आसान रहता है, बड़ी आम बात रहती है। और हिंदुस्तान जैसे देश में मर्दों की फितरत जो है वो आम तौर पे कुछ इसी तरह की रहती है कि अकेली महिला पे क्या क्या तोहमत लगाई जा सकती है। आपको अगर विजय तेंदुलकर का एक नाटक था, शांतता कोर्ट चालू है, शांत रहिए अदालत चालू है, मराठी में लिखा गया था, हिंदी में खेला गया था। उस पूरे नाटक का कथानक ही यही था कि किस तरह से एक अकेली महिला पर एक नाटक के लिए, एक हंसी मजाक के लिए, वक्त गुजारने के लिए अगर तोहमत लगाने की बारी आती है तो वहाँ अदालत में मौजूद, एक नाटक की अदालत थी, उस अदालत में मौजूद तमाम मर्द कितने कल्पनाशील और रचनाकार हो जाते हैं। वो तरह तरह की तोहमतें उस पर लगाते हैं और आखिरी में महिला टूट और फूट पड़ती है। ऐसा होता है, असल जिंदगी में होता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को टोना टोटका, टोनही प्रथा, इन सब के ऊपर भरोसा करने का मौका देती हैं, वजहें देती हैं। तो एक वजह तो ये है कि किसी अकेली महिला का शोषण करने के लिए उसके खिलाफ ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं और अफवाहें सच्चाई के मुकाबले अधिक तेज़ी से फैलती हैं और लोगों का उसके ऊपर भरोसा होने लगता है, क्योंकि लोग अपने परिवार पे कोई समस्या आने पर डॉक्टर के पास जाएं या ना जाएं, बैगा गुनिया, धागा, मजार, दरगाह, मंदिर, देवी जिसको आती है वो ऐसी कई जगहों पे चले जाते हैं। मैंने देखा हुआ है, मैंने अपने परिवार में भी ये देखा हुआ है। मेरी माँ मेरे बचपन में बहुत बीमार रहती थी, जब किसी दवाई से इलाज नहीं हुआ, ये बात बहुत पुरानी बता रहा हूँ मैं, 62-63 की बात बता रहा हूँ, तो उनको लेकर भी मेरे पिता और मैं जगह जगह जाते थे। ऐसा कहीं किसी दरगाह पे जाते थे, किसी बाबा के पास जाते थे, कभी किसी देवी किसी को आती थी तो जाते थे। बात बहुत पुरानी थी, तब से अब तक छत्तीसगढ़ और पूरे देश में चिकित्सा सुविधा बहुत उपलब्ध हो गई है। लेकिन अगर चिकित्सा सुविधा बहुत अधिक उपलब्ध रहती तो ऐसी नौबत नहीं आती। आज भी गांव-गांव में ही नहीं, शहरों में भी आप देखेंगे पिछले 1 महीने में छत्तीसगढ़ में कम से कम 20-25 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। उनके क्लिनिक चल रहे थे धड़ल्ले से, बोर्ड लगाकर लोगों का इलाज कर रहे थे, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, इलाज कर रहे थे, इंजेक्शन लगा रहे थे, शायद ऑपरेशन भी करते हैं, दवाइयाँ लिख रहे हैं,
उनके पर्ची पे दवाइयाँ मिल रही हैं मेडिकल स्टोर से, और पूरी तरह से फर्जी डॉक्टर थे। तो कहाँ से उनके दवाई से और इलाज से लोग ठीक होंगे? तो चूंकि सरकारी अस्पतालों की क्षमता पर्याप्त नहीं है, वहाँ पर पूरा इलाज नहीं हो पाता है, जनता उससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए कुछ जनता फर्जी डॉक्टरों के पास जाती है, कुछ जनता तरह तरह के जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के कोर्स किए हुए रहते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जो बहुत भरोसेमंद मुझको नहीं लगते हैं, ऐसे डॉक्टरों के पास भी जाती है जिनके पास अल्टरनेटिव मेडिसिन वगैरह के कोई वो हैं, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कुछ है। तीसरी बात यह है कि ये बैगा गुनिया के पास जाते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि ये तो आम बीमारियों के लिए मैं कह रहा हूँ, जो मानसिक परेशान हैं, मानसिक रोगी जो हैं, उनकी हालत और ख़राब है, उनका इलाज लंबा चलता है, आसान नहीं रहता है, उनको काबू में रख के घर में रखना मुश्किल पड़ता है, अस्पताल में भर्ती नहीं कर सकते। सरकारी अस्पतालों में सब जगह मानसिक रोगियों के लिए इलाज की सहूलियत नहीं है, कहीं कहीं पर है। तो ऐसे में होता यह है कि लोग इस अल्टरनेटिव अंधविश्वास, वैकल्पिक अंधविश्वास पे आश्रित होते हैं, वहाँ से अंधविश्वास में उनकी जड़ें जमने लगती हैं। कोई कोई ठीक भी हो जाते होंगे अपने आप, किसी ने आज धागा बांधा, राख खिलाई, कुछ फेंक के मारा, कुछ चावल के दाने फेंके, उसके बाद धीरे धीरे तनाव मुक्त हो गए, ठीक हो गए। तो लोगों का भरोसा हो जाता है अंधविश्वास पे। जब लोगों का भरोसा अंधविश्वास पे होता है तो वो इस अंधविश्वास पे भी चले जाते हैं कि इस महिला ने जरूर जादू टोना किया होगा। वही वजह है कि कल एक परिवार के 4 लोगों को मार डाला गया, भयानक घटना है। एक और चीज़ मुझको लगती है कि देश में जब लोगों का वैज्ञानिक मिजाज खत्म किया जाता है, वैज्ञानिक समझ उनकी खत्म की जाती है, तर्क शक्ति उनकी खत्म की जाती है, चाहे वो जो बाबा लोग रहते हैं ना, आपने देखा होगा, एक बलात्कार के जुर्म में कैद काट रहा है, अभी शायद 1 हफ्ते की पहली पैरोल इजाज़त के लिए मिली थी, आसाराम नाम का। कहीं कोई और है जिसको बार बार पैरोल मिलती थी, क्या गुरमीत बाबा राम रहीम, ऐसा कुछ लंबा सा नाम है उसका, वो है। ऐसे बहुत सारे बलात्कारी बाबा, बहुत सारे बलात्कारी पादरी, बहुत सारे और लोग हैं। तो जब अंधविश्वास इस हद तक हो गया है, लोगों का वैज्ञानिक चेतना खत्म हो गई है, लोगों को लगने लगा है कि ये बाबा अगर उनकी नाबालिग बेटी को भी आश्रम में बुला रहा है इलाज करने के लिए, तो वो परिवार की महिला, नाबालिग बेटी, इनको भी भेज देते हैं बाबा के साथ बंद कमरे में। और जगह जगह से आपको खबरें मिलती है कि तांत्रिक ने इलाज के नाम पर, भूत भगाने के नाम पर बलात्कार किया। कई जगह से खबरें आती हैं, लाखों रुपया लूट लिया तांत्रिक ने, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तांत्रिक ने बलात्कार कर दिया, तांत्रिक ने नाबालिग लड़की को गर्भवती कर दिया भूत भगाने के नाम पर। ये भी बहुत सारी जगहों से, हिंदुस्तान से ये बात आती है। मुझको बार बार लगता है कि हम 21वीं सदी में हैं, उसका पहला चौथाई हिस्सा निकल रहा है, हम 2025 में दाखिल होने वाले हैं, चौथाई सदी भी निकल गई 21वीं सदी की। हिंदुस्तान की भारतवंशी लड़की अंतरिक्ष में जा रही है, कोई चांद पे है, कोई कहीं पर है, ये चल रहा है। विज्ञान के मामले में हिंदुस्तान जो है दुनिया के सबसे आगे के देशों में है, विज्ञान की पढ़ाई के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में IIT की पढ़ाई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ये दुनिया के अच्छे सेंटर्स में से माना जाता है। एक तरफ तो हम इतनी आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था जो IIM में है, आधुनिक टेक्नोलॉजी IIT में है, सब आधुनिक चीज़ों को हम हासिल कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं। दूसरी तरफ हम जनता के बीच में एक अंधविश्वास को बढ़ावा भी दे रहे हैं, और वही अंधविश्वास बढ़ते बढ़ते हिंसक हो जाता है, कई तरह से हिंसक हो जाता है। कभी वो जाति के नाम पे हिंसक होता है, कभी धर्म के नाम पे हिंसक होता है, कभी जादू टोने के नाम पे हिंसक होता है। परिवार के भीतर ऐसी हिंसा होने लगती है। कई ऐसे परिवारों के मामले में जिसमें परिवार के भीतर उसी परिवार के लोगों ने अपने परिवार की किसी महिला को मार डाला कि ये जादू टोना करती, घर के भीतर ही, परिवार के भीतर ही हो गया है। आप सोच के देखिएगा इस बारे में कि जितनी हमारी चिकित्सा की सहूलियतें कम हैं, आप सोच के देखिएगा
क्या उसकी वजह से लोग अंधविश्वास की तरफ जाने के लिए मजबूर हैं? मुझको ध्यान पड़ता है कि मैंने अंग्रेज़ी सीखना शुरू किया था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको मैं, 80 के और पहले की। और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, उसकी एक पत्रिका आती थी, वर्ल्ड हेल्थ नाम की, अंग्रेज़ी में आती थी। उसको पढ़ के मैं अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश करता था। उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि जहाँ पर आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर फेथ हीलिंग, ये शब्द था उसमें, फेथ हीलिंग, आस्था चिकित्सा, उसको भी मान्यता कहीं कहीं देता है WHO कि उनके पास कोई इलाज नहीं है। ऐसे आदिवासी इलाके हैं दुनिया के अलग अलग गरीब देशों के, जिनके पास कोई इलाज नहीं है, कोई आधुनिक चिकित्सा सुविधा नहीं है। वहाँ पर फेथ हीलिंग, उसको भी आस्था चिकित्सा, कि किसी ने मंत्र फूंक दिया, किसी ने राख भभूत खिला दिया, उसको भी मानते हैं। उसको भी WHO उस समय, बहुत पुरानी बात है, नई बात नहीं है, शायद कितना पुराना है, 45 साल पहले की बात है, तब उसको मान्यता देता था कि अगर कोई और चिकित्सा नहीं है तो आस्था चिकित्सा को मानो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आज भी छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसी जगहों पे इस चिकित्सा को आस्था चिकित्सा की तरह भी कुछ लोग मानते हैं। मनोवैज्ञानिक असर होता है, ताबीज बंधवा लेते हैं, कुछ करते हैं, लोगों को लगता है उससे ठीक हो रहे हैं। मुझको लगता है कि किसी भी जन कल्याणकारी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अपनी जनता के बीच में वैज्ञानिक सोच विकसित करे। अगर मुझको ठीक से याद है कि तो भारत के संविधान में भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। देखिएगा उसको, सोचिएगा, अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए कि क्या भारत में वैज्ञानिक सोच की ज़रूरत है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो योग चिकित्सा की बात करता है, रामदेव नाम का एक आदमी, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति की बात करता है और विदेशी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ लिखता है, वो कहाँ गया? जब उसको बीमारी हुई तो बीमार पड़ा, सांस में दिक्कत थी तो कहाँ गया? वो जाकर शायद एम्स में भर्ती हुआ था, जहाँ वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, यही सबसे इलाज हुआ था रामदेव का। अपने खुद के आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में इलाज नहीं करवाया था, गया वहीं पे था, वैज्ञानिक इलाज के लिए गया था। खुद जाते हैं लेकिन गाली बकते हैं दूसरे लोगों को। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से लाठी लेकर रामदेव से माफ़ी मंगवाई, इश्तहार छपवाए थे बड़े बड़े। एलोपैथिक चिकित्सा के खिलाफ जितने किस्म की बकवास की थी रामदेव ने, इनसे माफ़ी मंगवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इश्तहार छपवाओ, माफ़ी मांगो, ये करवाया गया था। इसलिए मैं बकवास शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है, जब सरकारों के पोषित लोग, जब सरकारों से हिफाजत और प्रोत्साहन पाए हुए लोग, आपको ध्यान है नहीं, रामदेव ने जब कोरोना के बीच में किसी कोरोनिलिया ऐसे किसी एक दवाई का वो किया था, लॉन्च किया था मंच से, तो केंद्र सरकार के मंत्री वहाँ मौजूद थे, शायद स्वास्थ्य मंत्री थे या कम से कम 2 मंत्री थे, ऐसा कुछ मुझको याद पड़ रहा है। सरकार को अपनी जनता के भीतर वैज्ञानिक सोच को विकसित करना चाहिए। बहुत साफ साफ बात है, ये संवैधानिक जिम्मेदारी है सरकार की, हर सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, केंद्र की, राज्यों की, सबकी। मुझको लगता है हर सरकार को टोना टोटका, पाखंड, ये सबसे दूर रहना चाहिए। एक लोगों के बीच में आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था, चाहे जो भी है, जो मान्यता प्राप्त चिकित्सा व्यवस्था है, और केवल आधुनिक नहीं, आयुर्वेद जैसी चिकित्सा सुविधा जो है, उसके भी सरकारी अस्पताल हैं, क्लिनिक हैं, दवाइयाँ बाजार में हैं, उसको भी देखना चाहिए। देखें, जो सरकार ठीक समझती है उनका इलाज मुहैया कराए। वो कम से कम टोना टोटका ताबीज से तो सभी चिकित्सा व्यवस्था बेहतर होगी, सभी पद्धतियाँ बेहतर होंगी। आप सोच के देखिएगा, आपके आसपास अगर कोई काम करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, उनको समझाइए कि इस चक्कर में मत पड़ो। उनको समझाना पड़ेगा आपको कि इससे मुक्त रहो, इससे आज़ाद रहो। अपने बच्चों को किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति में लेके जाओ इलाज के लिए, खुद को लेके जाओ, किसी मनोचिकित्सक के पास लेके जाओ, मनोपरामर्शदाता के पास लेके जाओ। ताबीज, गंडा, टोना टोटका, इसमें मत पड़ो। वो ऐसा ही खूनी मंजर पेश करता है, लोग ऐसे ही मारते हैं, ये अंधविश्वास का नतीजा है। सोच के देखिएगा मेरी बातों को। मेरा ये एडिटोरियल अगर आपको अच्छा लगता है
तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी कोई फीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबा सकते हैं, जब हम पोस्ट करेंगे आपको एक लाइन का एक मैसेज आ जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा हम पोस्ट नहीं करते। अपने आसपास के लोगों को इसको ज़रूर भेजिए आप, क्योंकि मेरी आम बातें ऐसी रहती हैं जो सुनने वाले से परे और लोगों के काम की भी रहती हैं। ये हमारी आपकी सबकी नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम अंधविश्वास को ख़त्म करने की कोशिश करें। उसी से हिंसा थमेगी, उसी से लोगों का इलाज हो सकेगा। सरकार से भी मेरी अपील है कि मानसिक रोगों के लिए परामर्शदाता अधिक नियुक्त करे। नियुक्त कहाँ से करेगी? मैं बार बार इस बात की अपील करता हूँ, अपने एडिटोरियल में भी लिखता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ। सरकार को, हर सरकार को अपने विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान के विभाग में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं के और कोर्स चालू करने चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को तैयार करना चाहिए। अगले 10-20 साल तक पूरी ताकत से सारे विश्वविद्यालय कोर्स चलाएंगे तो भी हमारी ज़रूरत के लायक लोग तैयार नहीं होंगे। ऐसा करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो कर्नाटक के बेंगलोर में निहम्स जैसी बड़ी राष्ट्रीय संस्था है जो मनोचिकित्सा के अलग अलग पहलुओं पर काम करती है। छत्तीसगढ़ में आज कम से कम दर्जनों इंजीनियरिंग कॉलेज का ढांचा खाली पड़ा हुआ है। सरकार को चाहिए कि ऐसे निहम्स जैसे किसी संस्थान के साथ एक MOU करके छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे मनोचिकित्सा मनोपरामर्शदाता के कोर्स शुरू कर सकती है, जिसको स्कूल का जो B.Ed जैसा कोर्स है उस कोर्स में इसको एक एडिशनल क्वालिफिकेशन, अतिरिक्त योग्यता बनाया जा सकता है। परामर्श का गांव-गांव में, कस्बे में, सब जगह ये परामर्श उपलब्ध रहना चाहिए। मैं आपको मेरी जानकारी से बताता हूँ, आज अगर किसी को मनोपरामर्श की ज़रूरत है, आपको पता है उसकी फ़ीस कितनी है? 45 मिनट से 1 घंटे की परामर्श की फ़ीस 2,500 रुपये। 2,500 रुपये। अगर मुझको भी उतनी फ़ीस देना पड़े तो मेरे जेब पे भी एक बोझ पड़ेगा उसका। 2,500 रुपये एक सिटिंग की, एक बार की फ़ीस है। मेरा ये मानना है कि हमको उतने मनोपरामर्शदाता बनाने चाहिए जिसमें ये आज के जो वरिष्ठ मनोपरामर्शदाता हैं ये भी पढ़ाने जा सकते हैं। उसमें हमको यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, मनोपरामर्श की, मनोचिकित्सा की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। हमको जो एलोपैथी या आयुर्वेद की मान्यता प्राप्त पद्धतियाँ हैं, इससे इलाज की हमको क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। उसके बिना अंधविश्वास पनपते रहेगा। सरकार से मेरी अपील है, इन दोनों तीनों बातों पर गौर करें। अंधविश्वास को खत्म करने की कोशिश करें, वरना ऐसे बेकसूर कभी थोक में, कभी अलग अलग मारे जाते रहेंगे। फिर मिलेंगे। एक छोटी सी सलाह चलते चलते, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। बैठते हैं, चलाते हैं, जो भी करते हैं, हेलमेट के बिना दोपहिए पर मत चलिए। कई लोगों का ये मानना है कि शहरों के भीतर तो ट्रैफिक इतना धीमा रहता है कि वहाँ हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बतलाऊं, अगर दोपहिए पे बैठे हुए लोग अगर कहीं केवल फिसल के गिर जाएं, मैं खुद अभी गिर गया था, साइकिल चलाते हुए गिर गया था। सड़क गीली थी, सीमेंट का लेप किया हुआ था, एक जगह चिकना, वहाँ मैं गिर गया था, मुझको लग गई थी चोट, लेकिन साइकिल पर हेलमेट लगाया था तो सिर बच गया था। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 5 किलोमीटर की रफ्तार से भी अगर कोई मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड चल रहे हैं और आप गिरे और आपका सिर ज़मीन से टकराया, 5 किलोमीटर की स्पीड भी बहुत है आपके ब्रेन हेमरेज के लिए। ये बिल्कुल मानकर मत चलिए कि हेलमेट हाईवे के लिए है, हेलमेट शहर के बाहर के लिए है। मैं आपसे फिर अपील करता हूँ कि आप किसी भी स्पीड में अगर दोपहिए में हैं तो आप हेलमेट लगा कर रखिए। 5 किलोमीटर की स्पीड भी जानलेवा हो सकती है अगर चोट सिर में लगे तो। अपने परिवार पर मेहरबानी कीजिए, आपको खुद थोड़े दिन में बड़ा सुरक्षित लगने लगेगा। हेलमेट के सामने अगर ग्लास लगा होगा तो आप सामने चलने वाले जो तंबाकू खाने वाले लोग जो थूकते हैं, बस से थूकते हैं, कार से थूकते हैं, मोटरसाइकिल से थूकते हैं, वो थूक आपके मुंह पे आने से भी बचेगा। वरना
अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है, चेहरा ढका हुआ नहीं है, तो लोगों का थूक भी आप झेलते चलते हैं। फिर मिलेंगे।